हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आर के जे स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में आर्टिकल 43 क और ख अच्छे तरह से समझ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 44। समझिए, जो भाग पिछले क्लास में जो हम लोग भाग चार था, इसमें आपको बताए थे आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। कितने हैं? आर्टिकल 36 से 51 तक, जिसमें से हम लोग 43 तक पिछले क्लास में 43 क और ख इसको अच्छे तरह से समझ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 44 से। आर्टिकल 44 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। 44 क्या है उसमें? 44 में समान सिविल संहिता, 44 में समान सिविल संहिता की चर्चा है। समझिए, देखिए, अनुच्छेद 44 इसमें कहा गया है समान सिविल संहिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझिए, हमारे भारत में 3-4 तरह के कानून लागू होते हैं। देखिए, पहला जो कानून होता है उसको बोलते हैं हम लोग दंड संहिता। उसको हम लोग बोलते हैं दंड संहिता। इसको समझिए, दंड जो संहिता ये कब लागू होता है इसको समझिए। जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, तो जब उसको आईपीसी के तहत पकड़कर पुलिस अगर उसको सीआरपीसी में ले जाती है, सीआरपीसी का मतलब कोर्ट में ले जाती है, तो कोर्ट उसको क्या देता है? दंड देता है। उसी को कहा जाता है दंड संहिता। क्या कहा जाता है? दंड संहिता। दूसरा जो है वो है क्या? आचार संहिता। दूसरा है वो है आचार्य संहिता। आचार संहिता कब लागू होता है इसको समझिए। आचार संहिता चुनाव के माहौल में लागू होता है। चुनाव के माहौल में लागू होता है आचार संहिता। देखिए, जब कहीं भी चुनाव होता है, अगर वहाँ पे आप दंगा फसाद कर देते हैं तो वहाँ पर किसके तहत आप गिरफ्तार किए जाएंगे? आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ आप गिरफ्तार किए जाएंगे। कब? जब चुनाव का माहौल में आप कोई भी दंगा फसाद या कोई भी गलत काम करते हैं तो। तीसरा जो है वो है सिविल संहिता। तीसरा है सिविल संहिता। इसी चीज़ की चर्चा यहाँ पर किया गया है। जो सिविल संहिता है ये अक्सर शादी विवाह के बारे में चर्चा किया गया है। शादी विवाह नियम कानून बनाया गया है। किसमें? आर्टिकल 44 में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आपको समझाते हैं। सिविल संहिता क्या है उसको हम समझाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझिए, जो सिविल संहिता है इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर वो शादी करना चाहता है तो वो सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। क्या कर सकता है? एक ही शादी। इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति और वो क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है या विवाह करना चाहता है तो वो सिर्फ एक ही कर सकता है, एक ही शादी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है, आर्टिकल 44 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर वो शादी करना चाहता है तो वो सिर्फ एक ही शादी करना चाहता है। अगर वो दोबारा शादी करेगा, मतलब वो दोबारा अगर शादी करता है दोबारा, अब पहले से उसकी पत्नी एक है फिर भी वो शादी करता है तो वो किसका उल्लंघन होगा? 44 का। इसमें कुछ हद तक छूट दिया गया है। जैसे समझिए, जैसे में क्या है उसको समझिए। जैसे में छूट क्या दिया गया है इसमें कि अगर किसी व्यक्ति शादी कर लिया किसी महिला से, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है वो महिला से शादी कर लिया, अगर इस महिला की अचानक मृत्यु हो जाती है तो दोबारा व्यक्ति शादी कर सकता है। लेकिन अगर ये महिला भी है और इससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो ये व्यक्ति जो है इस महिला के इजाज़त से दूसरा शादी कर सकता है, लेकिन बिना इजाज़त के दूसरा शादी नहीं कर सकता है।
इसी में कहा गया है आर्टिकल 44 में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, महिला है, उन लोगों का बच्चा नहीं हो पाता है तो दूसरे बच्चों को क्या ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं। गोद लेना, दूसरे बच्चों को गोद ले सकते हैं, किसमें कहा गया, आर्टिकल 44 में। तो आर्टिकल 44 में इन चीज़ों की चर्चा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल 45 समझते हैं, आर्टिकल 45 क्या है। देखिए जो आर्टिकल 45 है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा की चर्चा की गई है। उसको समझिए वो क्या चीज़ है। 6 वर्ष के 14, देखिए जो अनुच्छेद 45 है उसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री में क्या दिया जाएगा, शिक्षा। फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। आप सोचेंगे कि सर आप तो पढ़ाए थे अनुच्छेद 21 क में, उसमें आपको फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। तो हम ये भी बताए थे अनुच्छेद 21 क में कब जोड़ा गया है, ये 2002 में। 2002 के पहले शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में था, तो अनुच्छेद 45 में। किसमें था, आर्टिकल 45 में था। तो उस समय जब हमारा शिक्षा का अधिकार था, तो ये जो अनुच्छेद 45 है किसके अंतर्गत है, डीपीएसपी के अंतर्गत है। और डीपीएसपी में कहा गया है कोई भी राज्य, कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर अपने राज्य में शिक्षा नहीं देता है तो उस पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता है या उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकता है। कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता है, क्योंकि उस किसके अंतर्गत है, डीपीएसपी के अंतर्गत। और आपको हम बता चुके हैं डीपीएसपी में कहा गया है कि जब राज्य के पास पैसा होगा तभी वो शिक्षा देगा, अन्यथा नहीं देगा। अगर उसका पैसा है भी, अगर शिक्षा नहीं देता है फिर भी आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी शिक्षा को लेकर। इसलिए सांसद सोची कि जो शिक्षा है इसको मूल अधिकार में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए इसको 2002 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। और जो शिक्षा का अधिकार है इसको किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 21 क में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 क में रख दिया गया। किस संशोधन द्वारा, 86वां संशोधन द्वारा। तो इसमें किस चीज़ की चर्चा है, शिक्षा की चर्चा है आर्टिकल 45 में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है उसको समझिए। आर्टिकल 46 में कहा गया है पिछड़ा वर्ग। देखिए जो आर्टिकल 46 है इसमें कहा गया है जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे समझिए, जैसे में SC ST OBC, ये जो पिछड़े लोग हैं इन लोगों को विशेष प्रावधान दिया जाएगा। विशेष प्रावधान का मतलब है कुछ इन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आरक्षण। जैसे समझिए आरक्षण इन लोगों, जैसे OBC है, इन लोगों को थोड़ा कम आरक्षण मिलता तो हर कास्ट को है, लेकिन OBC को थोड़ा कम मिलता है, SC को उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ST को सबसे ज़्यादा मिलता है, और सबसे कम तो जनरल लोग को आरक्षण मिलता है, लेकिन सबको मिलता है आरक्षण। इसी में कहा गया है 46 में कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं जैसे SC ST OBC, इन लोगों को कुछ प्रावधान, विशेष प्रावधान देने, कुछ विशेष छूट दिए जाएंगे, कुछ विशेष आरक्षण दिए जाएंगे। किसमें चर्चा है, 46 में। इसमें क्या होता है, हमेशा संशोधन होता रहता है। इसमें कोई बात नहीं, इसमें हमेशा संशोधन होता रहता है। कभी आरक्षण कम कर देता है, कभी ढेर कर दिया जाता है। तो 46 में आप समझ गए 46 में किस चीज़ की चर्चा है। अब समझते हैं हम लोग 47। आर्टिकल 47 में किस चीज़ की चर्चा है। तो देखिए जो अनुच्छेद 47 है इसमें है पोषाहार।
इसमें पोषाहार की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पोषाहार। जैसे में कहा गया है आर्टिकल 47 कहता है कि जो हमारे राज्य के बच्चे हैं इनको हम पोषाहार देंगे। जैसे में मान लीजिए कोई 1 से 8 तक क्लास है, क्या है? क्लास। आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में जो 1 से 8 तक क्लास हैं उनको राज्य सरकार क्या देता है? खाना देता है। फ्री में स्कूलों में खाना बना कर देती है राज्य सरकार तो राशन पानी देती है, तभी तो स्कूल में खाना बनता है। तो राज्य सरकार क्या देती है उन लोगों को? एक तरह से वो क्या है? पोषाहार ही तो है, क्योंकि वो राज्य सरकार क्या दे रही है? खाना दे रही है, तो एक तरह से क्या है? पोषाहार है। यही राज्य सरकार अपने राज्य के जनता के लिए, किसके लिए? राज्य के जनता के लिए, क्या कीमती है? महंगा राशन कीमती है लोगों से, और उसको राशन कार्ड के जरिए लोगों कितने 2 रुपये केजी पर या 3 रुपये केजी पर राशन देती है। तो एक तरह से ये क्या है? पोषाहार ही तो है। अपने राज्य को क्या दे रही है? पोषाहार कर रही है। मतलब आसानी तरह से जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों को क्या दे रही है? सस्ता में क्या दे रही है? राशन दे रही है। महंगा चीज़ को खरीद रही है, लेकिन पोषाहार के आर्टिकल 47 के जरिए वो राशन कार्ड के जरिए 2 रुपये केजी या 3 रुपये केजी क्या दे रही है? राशन दे रही है। तो एक तरह से क्या है? पोषाहार है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल 47 में किस चीज़ की चर्चा है? पोषाहार की। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नाम मात्रा के बराबर पूछता है, लेकिन जब दिया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान की जब बुक में लिखा गया है तो इसको पढ़ना जरूरी है। इम्पोर्टेंट जो होगा हम उसको आपको बता देंगे। 47 में किस चीज़ की चर्चा है? पोषाहार की। अब समझते हैं 48 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। अनुच्छेद 48 में इसमें चर्चा है कृषि और पशुपालन। इसमें कृषि और पशुपालन की बढ़ावा दिया गया है, यानी कृषि और पशुपालन की चर्चा है। कृषि में क्या चर्चा है? जैसे कहा गया है कि आप कोई भी खेती कर सकते हैं। जैसे आप पशुपालन खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, भैंस पालन खोल सकते हैं, या जैसे कोई भी चीज़ हो आप खेती कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं आलू की खेती करने लगते हैं, आलू खेती करते हैं, गेहूं खेती करते हैं, ईख की खेती करते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोग ईख की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं। लोग करते हैं खेती। अगर मान लीजिए ये लोग को खेती करने के लिए पास जैसे खेती करने के लिए इन लोग के पास पैसा नहीं है, तो ये राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार एक संस्था बनाई है। संस्था का नाम है नाबार्ड। नाबार्ड एक संस्था है जो राज्य सरकार बनाई है। इसके तहत आप लोन ले सकते हैं। किसके लिए? खेती के लिए। जैसे आप पशुपालन खोलना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो नाबार्ड से आप सहायता ले सकते हैं, या नाबार्ड से आप लोन लेकर अपना खेती कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि नाबार्ड आपसे नाम मात्रा के बराबर जीएसटी लेती है, यानी समझिए कि बहुत कम जीएसटी लेती है। तो किस में कहा गया है? कृषि में। देखिए पशुपालन में कहा गया है, कि जो भी आर्थिक और जो दुधारू गाय हैं, जो गाय हैं या भैंस हैं या जो भी हो, यानी जो दुधारू पशु हैं, उनकी हत्या नहीं की जाएगी। अगर मान लीजिए गाय जो है हम लोग जैसे हम लोग के दुधारू गाय और इसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसके दूध से हम लोगों को आर्थिक स्थिति की सहायता होती है। जैसे में हम लोग देखते हैं भारत में अत्यधिक खोआ मिठाई सब किससे बनता है? गाय के दूध से बनता है। घी भी होती है तो गाय के दूध से ही होती है, भैंस के दूध से नहीं होता है घी। तो हम लोग को क्या है, गाय एक दुधारू चीज़ है, पशु है, इसलिए इसकी हत्या नहीं की जाएगी। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 48 में। तो आप इतना समझिए अनुच्छेद 48 में कहा गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब समझते हैं एक चीज़ और की चर्चा की गई, इसी में एक अनुच्छेद 48 में एक संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किया गया। देखिए अनुच्छेद 48 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? यह 1976 में किया गया। कब किया गया? 76 में। 1976 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये किस क्वेश्चन आएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसके सिफारिश पर किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कर क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 48 क को जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 क में क्या कहा गया है उसको समझिए। अनुच्छेद 48 क में कहा गया है पर्यावरण, वन्य जीव, इन सब की जो जिम्मेदारी, इन सब की रक्षा करना यानी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य सरकार की। किसकी होगी? राज्य सरकार की। जैसे में पर्यावरण का अगर आप नहीं बचाएंगे, ऑक्सीजन को आप कहाँ से पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। इसलिए पर्यावरण, वन्य जो जीव जंतु हैं उन लोगों की रक्षा करना किसकी कर्तव्य है, किसकी जिम्मेदारी दी गई है? राज्य सरकार की। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 48 क के तहत। कौन सा संविधान संशोधन करके इसको लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन आएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लाया गया था। तो देखिए जो ये पर्यावरण है इसको किसकी जिम्मेदारी दी गई है? राज्य सरकार की। इसमें कहा गया है कि जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो 51 क के तहत उन लोगों का भी फंडामेंटल राइट, 51 क में किस चीज़ की चर्चा है? फंडामेंटल है यानी मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। उनको कहा गया है कि जितने हमारे राज्य के नागरिक हैं उनको भी मौलिक कर्तव्य बनता है कि अपने पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव की रक्षा करें। तो ये सब की चर्चा किस में है? आर्टिकल 48 क में। आर्टिकल 48 जो क है ये इतनी बार संशोधन किया गया है, इतना बार संशोधन किया गया है कि इसको 59 पन्ने में, कितने? 59 पन्ने में इसको रखा गया है। सोचिए जरा, 59 पन्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये इनको कहा गया, खुद एक छोटा सा संविधान इनका नाम से संबोधित किया गया है। छोटा सा संविधान कहा गया है किसको? आर्टिकल 48 क को। उस छोटा सा संविधान का नाम क्या है? तो मिनी संविधान। क्या नाम है? मिनी संविधान। क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि मिनी संविधान किस आर्टिकल कहा जाता है? तो आर्टिकल 48 को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको इतना बार संशोधन किया गया है कि इसको 59 पन्नों में रखा गया है। तो एक तरह से इतना मोटी ये जैसे में इतना मोटा हो चुका है ये आर्टिकल पन्नों के हिसाब से। मान लीजिए 59 जो पन्ने हैं वो काफ़ी कम थोड़ी ना होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 59 पन्ने, इसलिए इसको एक मिनी संविधान के नाम से संबोधित किया गया है। तो आप आर्टिकल 48 का समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, टेंशन मत लीजिए, PDF आपको दिया जाएगा, उसका भी कार्य चल रहा है। देखिए आर्टिकल 49 में किस चीज़ की चर्चा उसको समझिए। जो आर्टिकल 49 है इसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय धरोहर। इसका मतलब जो है राष्ट्रीय, जितने राष्ट्रीय महत्व धरोहर हैं, जैसे में कोई इमारत है, जो हमारे मुगल काल के सिक्के हो गए, ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
वही तो राष्ट्रीय धरोहर है। जैसे मान लीजिए ताजमहल हो गया, ताजमहल हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय धरोहर। इंडिया गेट, इंडिया गेट ये क्या है, राष्ट्रीय धरोहर। लाल किला, लाल किला भी क्या है, राष्ट्रीय धरोहर। इसको कहा गया है 49 में, आर्टिकल 49 में कहा गया है कि जितने भी हमारा राष्ट्रीय धरोहर हैं, यानी ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जितने भी मस्जिद हैं, हमारे जितने पुराने सिक्के, पुराने सिक्के का मतलब जो मुगल काल के हैं, मुगल काल के, प्राचीन काल के जो सिक्के हैं, क्या हैं, पुराने सिक्के, जो पुराने सिक्के हैं मुगल काल के, प्राचीन काल के, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो सिक्के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको संभाल कर रखना किसकी जिम्मेदारी दी गई। तो इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय धरोहर है, ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला, मस्जिद वस्जिद हो गए, या पुराने सिक्के मुगल काल के या प्राचीन काल के हो गए, इन सब की सुरक्षा जो है वो कौन करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या है, जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जितने भी राष्ट्रीय हमारे धरोहर हैं, जितने भी किले हैं, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी पुराने पुरातात्विक जो भी चीज़ें हैं, उन सब की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की। और कहा गया इसमें जो हमारे राज्य के नागरिक हैं, उन लोगों का भी कर्तव्य है कि वो अपने सार्वजनिक सार्वजनिक चीज़ों के या राष्ट्रीय धरोहर की चीज़ों को क्या करें, सुरक्षित रखें। किसकी ये मौलिक कर्तव्य है, नागरिकों के, यानी हम लोगों की। हम लोगों का भी क्या दायित्व बनता है कि ये सब जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, उन सब की रक्षा हम लोगों का भी क्या है, कर्तव्य है। किस में कहा गया है, अनुच्छेद 49 में। आप इतना समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 50 समझते हैं, अनुच्छेद 50 क्या है उसको समझिए। जो अनुच्छेद 50 है, 50 इसमें किस चीज़ की चर्चा है, इसमें कार्यपालिका, इसमें कार्यपालिका, इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका को जुडिशरी बोला जाता है। कार्यपालिका न्यायपालिका को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, अलग कर दिया है। ये किस में चर्चा है, अनुच्छेद 50 में। जैसे में समझिए, मान लीजिए जो हमारा संसद है, संसद ये क्या लागू कर दी, जीएसटी, जीएसटी लागू कर दी। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता है व्यक्ति, अगर उसके ऊपर क्या लगा है, उसके ऊपर जीएसटी लगा है, बिजनेसमैन के ऊपर जीएसटी लगा है, अगर ये जीएसटी व्यक्ति नहीं भरता है, बिजनेसमैन जीएसटी नहीं भरता है, तो ये कार्यपालिका इसको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। लेकिन कार्यपालिका पकड़कर बिजनेसमैन को सजा नहीं दे सकती है, उस पर फाइन नहीं लगा सकती है। फाइन लगाने का काम किसका है, या सजा देने का काम किसका है, न्यायपालिका को। कार्यपालिका को सीधे उसको पकड़कर लाना है और किसको देना है, न्यायपालिका को। वह सजा सुनाएगी, वह फाइन मारेगी कि ये कितनी बड़ी गलती किए हैं, कितनी बड़ी गलती नहीं किए हैं, जीएसटी भरेंगे कि नहीं भरेंगे, इनका बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, नहीं भरेंगे तो। ये सब चीज़ की चर्चा किस में है, अनुच्छेद 50 में। तो आप इतना समझ गए अनुच्छेद 50 में क्या है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए अनुच्छेद जो 51 है, 51 में कहा गया है, अनुच्छेद 51 में देखिए, जो अनुच्छेद 51 है, 51 इसमें कहा गया इंटरनेशनल विवाद, इंटरनेशनल विवाद, जो इंटरनेशनल विवाद है, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 51 का में कहा गया है, जो इंटरनेशनल जितने विवाद होते हैं उन सबको अपने में, मान लीजिए कोई दो देश हैं, जैसे सोचिए मान लीजिए इंडिया है और मान लीजिए कौन है, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान है, इन लोगों में अगर युद्ध छिड़ गया तो आर्टिकल 51 कहता है कि इंटरनेशनल विवाद,
यानी जो देशों में अगर युद्ध छिड़ गया हो, इंटरनेशनल विवाद हो गया हो, तो वह अपने में उस विवाद को सुलझा लें। अगर वो सुलझा लेते हैं अपने विवाद को, अगर वो अपने विवाद को अगर सुलझा लेते हैं, तो जो भी संधि करते हैं, क्या चीज़, संधि, जो भी संधि करते हैं उसको अच्छे से मानना है। क्या है, अच्छे से मानना है। ऐसा नहीं है कि संधि किए 2 दिन बाद फिर युद्ध शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। उसको अच्छे से क्या है, मानना है। जो भी संधि किए उस पर आप टिके रहना है, अच्छे से मानना है। अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है और विवाद रुक ही नहीं रहा, तो ये किस में जाएगा, यूएनओ में। किस में जाएगा, यूएनओ में। यूएनओ अब वहाँ की जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी कुछ होगा यूएनओ देखेगा। यूएनओ एक यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये अलग चीज़ है, ये अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से आपको बता देंगे, ये क्योंकि अलग टॉपिक है यूएनओ। देखिए जैसे समझ लीजिए 51 क में कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी भारत का व्यक्ति है, भारत के व्यक्ति को किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति और भारत के व्यक्ति को गोली मार दिया और गोली मार कर विदेश भाग गया हो। कहाँ भाग गया हो, विदेश भाग गया हो, तो यहाँ पर सीबीआई, हमारे देश के सीबीआई, पुलिस या आर्मी नहीं जाएगी। कौन वहाँ जाएगा, यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय सैनिक जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक खोज कर भारत सरकार को दे देगी कि ये आपके देश के जो नागरिक को मारा है वो व्यक्ति है, आप इसको लीजिए, आप सजा दीजिए। कौन जोएगी इसको, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक। सीबीआई पुलिस उसको नहीं जाएगी ढूंढने के लिए। तो इतना आप समझ गए इसमें किस चीज़ की चर्चा है। इसमें और कहा गया है 51 में ही, अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो आप अपने सीनियर को बुलाकर समझा लीजिए। अगर आपसे उससे नहीं होता है तो तब आप यूएनओ में जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 51 का मैं आपको समझा दिए हैं। 51 अगले दिन आएंगे तो 51 क की चर्चा करेंगे, जो मौलिक कर्तव्य हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोगों को देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ की 51 क में चर्चा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।